जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनायक सक्सेना ऑलराउंडर पे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप मस्त हो ना, स्वस्थ हो ना और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही है ना। अगर चल रहा है तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा और आप मेहनत को ज़बरदस्त करते रहिए और फल की चिंता मत करो, है ना। आपको सक्सेस तो जरूर मिलेगा, आपका परसेंटेज जरूर निकलेगा, बशर्ते आप मेहनत करते रहें। ठीक है, एक दिन रंग वो जरूर लाएगा। और हाँ ये तो हमारे कंप्यूटर वहाँ से सारे प्रश्न को आपको देंगे और सारे प्रश्न को जो प्रश्न समझाने का होगा वो प्रश्न को यहाँ पे समझाया भी जाएगा और जो है सारे प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरह से बताया भी जाएगा। और चैप्टर नंबर 9 से 2 प्रश्न जरूर आएगा सब्जेक्टिव में, है ना। 1 से 2 प्रश्न इसमें जरूर आएगा और बहुत ही बेहतरीन आएगा। और आप लोगों का सवाल होगा क्या भैया इतना आसान क्वेश्चन आएगा? हाँ मेरे दोस्त, इतना आसान क्वेश्चन आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किसे कहते हैं तथा इनके गुणों को लिखें। प्रकाश किसे कहते हैं तथा इनके गुणों को लिखें। क्या आप क्लास 10th में अगर मस्ती किए होंगे, मौज मस्ती किए होंगे, है ना, तो शायद आपको याद नहीं होगा। ठीक है, अगर मौज मस्ती करके आप क्लास 10 पास कर गए होंगे तो आपको तो याद नहीं होगा। इश्क मोहब्बत है ना, इश्क मोहब्बत के चक्कर में रह गए होंगे तो आपको याद नहीं होगा प्रकाश किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर महाशय चलिए बच्चों को प्रश्न दीजिए। अगर चलिए थोड़ा सा लिखवा देते हैं, ठीक है, सुनिएगा। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करती है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। कहने का मतलब यह है कंप्यूटर महाशय आप क्वेश्चन को दे ही दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन दे ही दीजिए, हमारे बच्चे लोग बहुत ही बढ़िया से उसे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए प्रकाश किसे, ये हमारा हैंड राइटिंग था, उसी जो है हम लिखवाएं वही आपको जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रकाश किसे कहते हैं? कहने का मतलब यह है कि बिना आप जो है हमारा बोर्ड को देख रहे हैं, आप बोर्ड को देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, क्यों कैसे देख रहे हो? लाइटिंग यहाँ पे लाइट है तो देख रहे हो। आप बोलोगे कैमरा, अरे बाबू 1 मिनट सुन लो ना पहले यार। ठीक है, कैमरा से देख रहे हो, क्या हम लाइट बंद कर दें? कंप्यूटर वहां से लाइट बंद, अभी लाइट बंद करेंगे तो इन लोगों को दिखाई देगा? हम बताइए, नहीं दिखाई देगा। हमारे कंप्यूटर महाशय को भी मालूम है, हमारे कंप्यूटर महाशय जी को भी मालूम है कि नहीं दिखाई देंगे हम, है ना। तो आपको हम क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लाइट है ना, यहाँ पे लाइट है तो आपकी आंखें हमको देख पा रही है, स्पष्ट रूप से हमारी आंखें, आपकी आंखें जो है हमें देख पा रही है। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश व ऊर्जा है, लिखिए, प्रकाश व ऊर्जा है जो हमारे आंखों में, प्रकाश व ऊर्जा है जो हमारे आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करती है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट देख लेते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश उसे कहेंगे जब हमारी आंखें किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेती है, उसी को हम क्या कहेंगे? तो उसी को हम प्रकाश कहेंगे। आगे समझ में? कहने का मतलब यह है कि आप जो है किसी भी वस्तुओं को देख पा रहे हो। क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि प्रकाश के कारण ही आप किसी वस्तुओं को आप देख पा रहे हो। ठीक है, इतना बेहतरीन आपको समझा रहे हैं मेरे दोस्त। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आए तो इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रकाश के गुण लिखने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रकाश के गुण को लिखें। तो प्रकाश के गुण आप क्या लिखोगे? तो पहला लिखिएगा, प्रकाश स्वयं अदृश्य होती है। लिख लीजिए, पहला गुण लिखिए, प्रकाश स्वयं अदृश्य होते हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य होते हैं। स्वयं क्या होते हैं? स्वयं अदृश्य होते हैं। चलिए हमारे कंप्यूटर में से जब आपको प्रश्न दे ही रहे हैं तो हम लिखें क्यों? क्या हम मेहनत क्यों करें? आप मेहनत कीजिए क्योंकि आपको एग्जाम देना है ना। लिखिए, प्रकाश स्वयं अदृश्य होती है, इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है। सही बात है, प्रकाश रहेगा तो ही वस्तु दिखाई देगी, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो लिख लीजिए कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होती है, जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं। चलिए पहला लिख लिए। दूसरा लिखिए, प्रकाश के क्या लिखा हुआ है?
संचरण, प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए। तीसरा लिखिए, प्रकाश का वेग 3 × 10⁻⁸ मीटर सेकेंड होता है। सही बात है, सही बात है कि प्रकाश का चाल जो है निर्वात में, लिख लीजिएगा सेकेंड लिख लीजिए, प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है, तो लिख लीजिए निर्वात में 3 × 10⁸ होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए, उसके बाद चौथा लिख लीजिए, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में गति करता है। लिख लीजिए, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में गति करता है। लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, चौथा भी आप लिख लिया। चलिए, 4 गुण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 4 में से आपको जो है 2 को अगर बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं, परिभाषा और बोर्ड एग्जाम में आप जो है गुण को लिख देते हैं, 2 भी गुण को आप लिखते हो तो चल जाएगा, है ना। 4 को 5 को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस 2 को याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न क्या है, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण का उपयोग को लिखे। क्लास 10th में आप तो पढ़ाई नहीं किए होंगे उतना बढ़िया से, है ना। आप तो मौज मस्ती में आप जो है क्लास 10th को गुजार दिए होंगे, क्लास 10th भी आप पास कर गए होंगे, लेकिन आप पढ़ाई सही से नहीं किए होंगे। क्यों नहीं किए होंगे? इश्क मोहब्बत, है ना, इश्क मोहब्बत हैन फैन के चक्कर में रह गए होंगे, ठीक है। चलिए, आप जो है यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, अगर इस प्रोसेस अगर आज नहीं समझ पाते हो तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे, अगर आज नहीं संभलोगे तो फिर कभी नहीं संभल पाओगे, है ना। फिर ये समय कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। संभलना है तो आज समझ जाओ, है ना। मात्र 5 से 6 दिन बचा हुआ है संभलने के लिए, है ना। चलिए, उसके बाद हमें समझना क्या है बच्चों, हमें समझना है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण का उपयोग बताना है। चलिए, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। देखिए, हमारा कंप्यूटर महाशय आप जो है हमारे बच्चों को प्रश्न दीजिए, ठीक है। हमारे पास प्रश्न दीजिए, प्रश्न देखेंगे बच्चे लोग और बताएंगे, सारा प्रश्न को देखेंगे, हम यहाँ पे समझाते जाएंगे। पहला जो है उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। सही बात है कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, तो वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप गाड़ी चलाए हो, क्या मेरे प्यारे बच्चों, आप गाड़ी चलाए हो, अरे गाड़ी 4 व्हीलर, है ना, कोई भी सा गाड़ी, हीरो होंडा, स्प्लेंडर, है ना, पल्सर, अरे कोई भी चलाए हो ना, तो जब वो जो शीशा होता है, वो शीशा किस दर्पण का होता है? उत्तल दर्पण का होता है। उत्तल दर्पण का होता है जिसके कारण हम पक्ष दृश्य दर्पण, मतलब पीछे की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम जो है उसका प्रयोग करते हैं। अरे भाई, इस प्रकार से दर्पण नहीं लगा रहता, मान लीजिए ये हैंडल है, इस प्रकार से नहीं लगा रहता है दोनों तरफ से। देखिए, इस प्रकार से दोनों तरफ से, और यहाँ पे जो आप जो पीछे जो देखते हैं, है ना, क्या यार, क्या रूप है, क्या गाल है, क्या चाल है ना, आप देखते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पीछे की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाई देने के लिए जो है आप गाड़ी में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ताकि पीछे की वस्तुएं जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का पहला उपयोग लिखिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं। उसके बाद लिखिए, उसके बाद दूसरा लिखिएगा, बाजारों वो गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरणपुंज के रूप में सड़क के काफी क्षेत्र को प्रकाशित करता है। दूसरा हो गया। तीसरा लिखिएगा, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किया जाता है। सही बात है कि छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब अगला लिखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है क्या करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। सही बात है कि आप जब जो है सेविंग दर्पण मतलब जो है आप जो है दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए जाते होंगे, है ना, बाल वगैरह बनाने के लिए जाते होंगे, तब वहां पे जो है वो सैलून में कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। प्यारे बच्चों, आपको समझ आ रहा है ना? चलिए, आपको समझ आना चाहिए। उसके बाद जो है दूसरा जो है इसका उपयोग जो है टॉर्च, वाहनों
कि हेडलाइट, दूरबीन और खोज उपकरणों में प्रकाश परावर्तन के लिए किया जाता है। सही बात है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है टॉर्च में किया जाता है, हेडलाइट में किया जाता है, दूरबीन में किया जाता है ना। तो इस सभी को जो है इस समय में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अवतल दर्पण का उपयोग जो है डॉक्टर जो है रोगी के आँख, रोगी के कान, है ना, आँख, कान, नाक, गला, दांत, इन सभी को देखने के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों समझ आ गया ना। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपका है, अपवर्तन को परिभाषित करें तथा इनके नियमों को लिखें। कहने मतलब यह है अपवर्तन को आपको परिभाषित करना है और उनके नियमों को लिखना है। तो अपवर्तन किसे कहते हैं? क्लास 10th के सारा चीज क्लास 10 का हम बता रहे हैं। आप क्लास 12th में हो, क्लास 10th का हम बता रहे हैं, बताना भी पड़ता है। चलिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं समझिए। ठीक है, अवतल दर्पण, चलिए समझते हैं। ठीक है, देखिए जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो क्या होता है, तो अपना पुनः पथ से क्या होता है, वह विचलित हो जाता है। उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से मान लीजिए कि ये क्या है, तो ग्लास है, ये ग्लास है और ग्लास है। तो जब पेंसिल को डालते हैं, जब ग्लास में पेंसिल को डालते हैं तो पेंसिल क्या होता है, तो जब ये निर्वात से जब ये पानी में गया तो क्या हुआ, तो एक माध्यम से जो दूसरे माध्यम में गया तो पेंसिल जो है अपने स्थान से क्या होता है, तो मुड़ जाता है, अपने स्थान से वो मुड़ जाता है। कहने मतलब यह है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश की किरणें निर्वात से पानी में जाता है, निर्वात से पानी में जब जाता है तो क्या होता है, तो पेंसिल जो है अपने वास्तविक स्थान से वह मुड़ जाता है। उसी घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर महाशय आपको प्रश्न दे दिए होंगे, आज उनको बहुत डांट लगा है ना, तो वो सुधर भी गए होंगे। गाना बहुत सुनते हैं, ठीक है, गाना नहीं सुनना है, बच्चों को प्रश्न दीजिए। ठीक है, बच्चों का एग्जाम नजदीक है। ठीक है, आप बाद में भी गाना सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका दिल टूटा है ना, आपका दिल टूटा है तो बच्चों का भविष्य तो आप बर्बाद न कर दोगे, है ना। तो आप गाना मत बाद में सुनिएगा वो सब। ठीक है, तो गाना सुनते हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलिए उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को समझिए कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितना नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कौन कौन से नियम है, तो पहला नियम आपका है आपतित किरण, अववर्तित किरण, अववर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। क्या कहोगे कि आपतित किरण, अववर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों क्या होता है, तीनों जो है एक ही तल में होते हैं, उसी को प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। चलिए प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम लिखिए। दूसरा नियम क्या लिखोगे, लिखिए दूसरा नियम रेडी हो आप लिखने के लिए? चलिए हम बोलते हैं, चलिए बोलते हैं। जब प्रकाश की किरणें, लिखिएगा, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है, उसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है जब आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे तो दोनों नियम को लिख दीजिएगा। अगर आपसे स्नेल का नियम पूछे तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम लिख दीजिएगा, उसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। कहने का मतलब फिर से सुन लीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्नेल का नियम भी बनता है। सुनिए, बोलिएगा, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है, उसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको यानी कि साइन आई बटे साइन आर नियतांक बराबर नियतांक। चलिए प्यारे बच्चों समझ आ रहा है ना, मेरे प्यारे बच्चों समझ आ रहा है ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपका है
पूर्ण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं तथा इनके शर्त लिखे, इनके शर्त लिखे। क्या कहा गया है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं तथा इनके शर्तों को लिखे, इनके शर्तों को लिखे। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम इसे समझाते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको हम समझा देंगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, समझाते हैं इसको, बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको हम समझाएंगे, समझिएगा। कौन सा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं तथा इनके शर्तों को लिखे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? कंप्यूटर में से आप जो कैमरा और जो है वॉइस तो सही जा रहा है ना, बच्चों को देख लीजिए एक बार, ठीक है, चेक कर लीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है कंप्यूटर मास्टर, आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए, हमारे बच्चों को परेशानियां नहीं होनी चाहिए। चलिए, उसके बाद है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, लिखिएगा। अगर आप हमारे साथ लिख पाते हो तो लिख लीजिए, नहीं तो हमारे कंप्यूटर मास्टर आपको प्रश्न जरूर देंगे। चलिए लिखिए, जब प्रकाश के आपतन कोण, जब प्रकाश के आपतन कोण का मान, जब प्रकाश के आपतन कोण का मान, जब प्रकाश के आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है। बोलिए, लिखिए, जब प्रकाश के आपतन कोण का मान, जब प्रकाश के आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में न जाकर, तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। मतलब आपको समझ नहीं आया होगा तो फिर हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। चलिए आपको हम समझाते हैं। चलिए समझाते हैं। कहने मतलब यह है कि जब प्रकाश के आपतन कोण का मान, जब प्रकाश के आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है। कहने मतलब जब प्रकाश का आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होता है, तो प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में न जाकर, कहने मतलब यह है कि मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही है। जब प्रकाश की किरणें आएगी, कहने मतलब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाएगा। लिखिएगा, आपतन कोण का मान, समझिए, आपतन कोण का मान जब क्रांति कोण से अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। देखिए, आपतन कोण का मान जब क्रांति कोण से अधिक हो जाएगा, तो जो ये जो किरणें आ रही, जो ये जो आपतित किरण आ रही है, तो ये जो पहला माध्यम है, ये फर्स्ट माध्यम, समझिएगा, फर्स्ट माध्यम है, ये फर्स्ट माध्यम। तो जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाएगा, तो क्या होगा? तो आपतित किरण जो है दूसरे माध्यम में नहीं जाकर, इस माध्यम में नहीं जाएगा, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, इस माध्यम में नहीं जाएगा, बल्कि इसी माध्यम में वो वापस लौट जाएगा, इसी माध्यम से वह वापस लौट जाएगा। उसी घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कि पुनः परावर्तन, उसी माध्यम में लौट जाना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कि उसी माध्यम में फिर वह लौट गया। आगे समझ में? चलिए, उसके बाद लिखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त। लिखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त, ठीक है, लिख लीजिए। पहला शर्त लिखिए, सदैव प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। लिखिए, सदैव प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, लिख लिए। दूसरा लिखिए, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होनी चाहिए। अभी बताए थे, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होनी चाहिए, फिर लिख लिए। चलिए, उसके बाद उदाहरण लिख लीजिएगा। उदाहरण कभी कभी पूछ लेता है। उदाहरण लिखिएगा, हीरा का चमकना। लिखिए, हीरा का चमकना। पहला लिखिए, हीरा का चमकना, हीरा का चमकना। कांच की दरार का चमकना, कांच की दरारें का चमकना, है ना। रेगिस्तान की मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका, है ना, रेगिस्तान की मरीचिका। चलिए, उसके बाद अगला नंबर प्रश्न आपका क्या है? अगला नंबर प्रश्न आपका है, आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? चलिए, ये भी प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, ठीक है। लिखिए,
प्रश्न दे दीजिए कंप्यूटर माँ से, ठीक है, प्रश्न दे दीजिए बच्चों को। आवर्धन किसे कहते हैं? तो किसी बीम के आकार के वस्तु के वास्तविक आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वस्तु की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं। फिर से समझिएगा, किसी बीम के आकार की वस्तु के वास्तविक आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यदि वस्तु की ऊंचाई h1 और उसके बीम की ऊंचाई h2 हो, उसी को आवर्धन कहते हैं। समझिए कैसे। अब लिखिएगा, बोर्ड एग्जाम अब लिखिएगा, किसी वस्तु की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं। जिनकी h1/h2, यानी किसी वस्तु की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं। चलिए